अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे 10th की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 10, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है या स्टडी करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है एंड वेव्स, और वेव्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल को स्टडी करेंगे, जो कि है मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। इसमें हम देखेंगे कि क्या जब एक स्प्रिंग के साथ मैस अटैच कर दिया जाता है तो क्या वो मैस सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या चीज़। चलें स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने से पहले हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। अगर हमें वाइब्रेटरी मोशन की समझ आ जाए ना, तो फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या थी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। बॉडी की अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग जो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। 9th क्लास में बेटा आपने एक जो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल देखी थी। ऐसे ये एक स्टैंड था, इसके साथ एक क्लॉक अटैच किया गया था। ठीक है, एक क्लॉक अटैच, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक अलार्म था। उसके साथ मतलब जब अलार्म जो है वो बजता था, तो ये जो उसके मतलब जो उसका डायल था ना, वो क्या करता था? अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ओसिलेट करना शुरू कर देता था। मतलब यहाँ अलार्म जो था वो बिल्कुल, ये जो अलार्म का मतलब टाइम का जो था डायल जो था, यहाँ बिल्कुल स्टेबल था, यहाँ बिल्कुल स्टेबल था। लेकिन जैसे ही फिक्स टाइम हुआ तो इसने, लाइक आपने कोई अलार्म सेट किया हुआ था, जैसे वो अलार्म बजा तो इस डायल ने क्या किया? इस डायल ने मूव करना शुरू कर दिया। अब ये डायल क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन के अलोंग जो है वो ओसिलेट करेगा। तो बेटा हमने इसी चीज़ को वाइब्रेटरी मोशन कहा था। ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक ही चीज़ है। जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन, बेटा मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस पर बॉडी स्टेबल होती है। तो लाइक यहाँ बॉडी स्टेबल थी जब तक मतलब आपने कोई जो अलार्म फिक्स किया हुआ था, लाइक आपने 7 बजे का अलार्म लगाया, तो 7 बजे से पहले तक ये जो क्लॉक जो था, या ये जो क्लॉक का डायल जो था वो स्टेबल था। ठीक है, ये जो है वो मूव नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही जो अलार्म आपने फिक्स किया था वो टाइम हुआ, तो इस डायल ने क्या किया, ये इस क्लॉक ने क्या किया? अपने मीन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। तो जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ओसिलेट करती है तो बेटा हम उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी यही चीज़ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी क्या होता है कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ओसिलेट करती है, लेकिन वहाँ मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होगी अगर नेट फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फोर्स क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट की। फर्स्ट कंडीशन ये है। फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से। ठीक है, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होनी चाहिए टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, पहली बात तो ये कि फोर्स जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होगी अगर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के।
फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और इसके साथ साथ ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन हो टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मीन पोजीशन क्या है, किस तरह बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करती है। इसके लिए हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं या एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि अभी हमने देखी मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, हम एक मैस स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं, उस मैस की मोशन को स्टडी करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या ये बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन की जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हम एक मैस स्प्रिंग सिस्टम ले लेते हैं। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन द मैस। अब अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, मतलब उसको या तो कंप्रेस करें या फिर हम उसको स्ट्रेच करें, तो क्या होगा, एक फोर्स जो है वो स्प्रिंग पर लगेगी थ्रू डिस्प्लेसमेंट x। तो चले ये सपोज करते हैं कि बेटा ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, और स्प्रिंग के एक एंड को हमने फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है और दूसरे एंड के साथ हमने एक मैस अटैच कर दिया है। ठीक है, एक बॉडी अटैच कर दी है जिसका मैस क्या है m। अगर हम यहाँ स्प्रिंग को देखें तो स्प्रिंग जो है वो स्टेबल है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। लाइक ना तो यहाँ स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, ना ही स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच है। ठीक है, स्प्रिंग क्या है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे स्टेबल है। स्प्रिंग यहाँ क्या है, स्टेबल है। तो वो पोजीशन जिस पोजीशन पर बॉडी स्टेबल होती है, ठीक है, आप देख सकते हो कि स्प्रिंग में किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं है। ठीक है, ना कोई खिंचाव है ना कोई ढीलापन है, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। तो स्प्रिंग इस पोजीशन पर जब आपने स्प्रिंग के साथ मैस अटैच किया तो बेटा मैस भी स्टेबल होगा, मैस भी क्या होगा, स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ मैस रेस्ट पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो, जो कि बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। जब डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा तो हम उसको क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे। अब यहाँ अगर हम मैस पर अगर फोर्स देखें तो फोर्स भी ज़ीरो है। अब फोर्स ज़ीरो कैसे है, क्योंकि हम अभी मैस पर हमने कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं की। जब हमने मैस पर फोर्स अप्लाई नहीं की तो फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। फोर्स अप्लाई नहीं की तो इट्स मीन्स बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर भी नहीं करेगी। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो अब यहाँ क्या है कि बॉडी जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। बॉडी क्या है, स्टेबल है। जब बॉडी स्टेबल है तो इट्स मीन्स कि बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। जब फोर्स नहीं लग रही तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो। तो बेटा जिस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है उस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर बॉडी स्टेबल होती है। ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर लगने वाली फोर्सेस, बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके उसको स्टेबल कर देती हैं। तो यहाँ मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा और फोर्स भी ज़ीरो होगी। चले ये है मीन पोजीशन। अब आपने क्या करना है, अब आपने मैस पर फोर्स लगानी है। आपने अब यहाँ मैस को राइट साइड पर स्ट्रेच करना है। ठीक है, राइट साइड पर मैस को खींचना है और आपने क्या करना है, मैस को पोजीशन ओ से उठाकर पोजीशन ए तक ले जाना है। ठीक है, मैस को पोजीशन ओ से उठाकर आपने पोजीशन ए तक ले जाना है। अब ये जो पोजीशन ए है ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन। आपने क्या किया, स्प्रिंग पर फोर्स लगाई, मतलब मैस पर फोर्स लगाई। फोर्स लगाकर आपने क्या किया, फोर्स लगाकर उस मैस को एक न्यू पोजीशन ए पर ले गए। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, पोजीशन ए है। आप इसको पोजीशन ए पर ले गए। अब यहाँ क्या है कि बॉडी ने जब आपने मैस पर या बॉडी पर फोर्स लगाई तो बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया। बेटा यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स। बॉडी ने क्या किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से क्या हुआ, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब फोर्स, ये जो फोर्स है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट की। ये फोर्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, साथ माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ साथ क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। माइनस साइन का क्या मतलब है,
कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रही है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, जो हमने फोर्स लगाई है वो फोर्स क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगी। अभी ये जो फोर्स है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाकर बॉडी को पोजीशन ए पर ले गए, ठीक है। बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर लिया। अब ये जो फोर्स थी, ये जो फोर्स आपने लगाई ये बॉडी के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। जो फोर्स आपने लगाई वो बॉडी के अंदर आपने फोर्स लगाकर बॉडी को डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। अब जो फोर्स आपने बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर लिया, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये बॉडी के अंदर स्टोर होगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब आप मैस को यहाँ छोड़ोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ ले जाकर जब आप मैस को रिलीज़ करोगे तो मैस क्या करेगा, मैस जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, मैस क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि जब इसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर गए तो क्या हुआ, आप ये खुद ब खुद एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं गया, ठीक है। ये जो बॉडी है वो खुद ब खुद एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं गई, आपने क्या किया, इसको फोर्स प्रोवाइड की। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, एक्स कवर किया, और यही फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर होगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, एज अ रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्टोर होगी। तो जब आप बॉडी को रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, बॉडी जो है वो मूव करेगी टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। रिस्टोर ये अप्लाइड फोर्स है, और यही अप्लाइड फोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रिस्टोरिंग फोर्स में, स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप यहाँ बॉडी को रिलीज़ करोगे तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी क्या करेगी, मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। तो देखिए बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दिस, ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है दिस। इस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर रही है, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये। तो इसलिए हमने कहा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझना चाह रहे तो आप यूँ कह सकते हो कि आपने राइट साइड से फोर्स अप्लाई की है, मतलब यूँ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की और बॉडी ने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर आप इसको सिंपली देखना चाह रहे, अगर रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी कह सकते हो कि आपने क्या किया, यहाँ से राइट साइड से फोर्स अप्लाई की, इस पर फोर्स अप्लाई की, फिर इसको अपनी तरफ खींचा ना, यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की और बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया। तो ये जो फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, -x की। लेकिन बेटा आपने ख्याल रखना है ये जो फोर्स है ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो बेसिकली ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। आपने फोर्स लगा के जब बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट एक्स किया, यही फोर्स जो है वो बॉडी में स्टोर होगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब आप इसको रिलीज़ करोगे तो बॉडी क्या करेगी, मेन पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हुआ, और जो है रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो बेटा यहाँ कांस्टेंट आएगा के, जो किसके, इसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू -kx। तो यहाँ ये जो k है, k की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो k किसके इक्वल आएगा, -f/x। तो यहाँ k जो है ये हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, k हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। k हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है स्प्रिंग की नेचर पर। अगर स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है, स्टिफ मतलब हार्ड है, तो k की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट है तो k की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब हमें पता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल, यहाँ f किसके इक्वल लिया हुआ -kx के, तो यहाँ f की वैल्यू पुट करते हैं, या इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड
2 को, ठीक है, 1 and 2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। आपको के की वैल्यू चाहिए तो के इज इक्वल टू माइनस यहाँ ले जाएंगे माइनस एम ए ओवर एक्स। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। अब अगर हम ऐसा करें कि x, बल्कि ऐसा करते हैं कि k को इधर ले जाते हैं। अब ये जो m ओवर x जो है, m ओवर x जो है ये e के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसको हम यूँ लिखेंगे माइनस एक्स ओवर m इज इंटू के इज इक्वल टू e। तो अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इज इंटू एक्स, ठीक है। अब बेटा ये जो k ओवर m है, देखिए जब हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट ना तो हम मैथ्स को चेंज करेंगे, ठीक है, ना तो मैथ्स को चेंज करेंगे ना तो स्प्रिंग को चेंज करेंगे। मतलब मैथ्स भी सेम है और स्प्रिंग भी सेम है, तो इसका मतलब है कि मैथ्स भी कांस्टेंट है और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो देखिए के ओवर m दोनों हमारे पास कांस्टेंट आ गए। अब अगर आप यहाँ देखें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने ख़त्म किया तो मेरे पास कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म किया तो कांस्टेंट आया। अब अगर यहाँ मैं कांस्टेंट को ख़त्म करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो हम लिख सकते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो हमने यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी। हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये क्या मतलब ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा बेटा इसकी आगे कोई डेफिनेशन है जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स होगी मीन पोजीशन। माइनस एक्स का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में कवर हुआ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये। अब ये कैसे होगी ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये भी हमारे पास रिलेशन आ गया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स होगी मीन पोजीशन। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन कैसे होती है। पहले बेटा रिस्टोरिंग फोर्स देख लेते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, या तो बॉडी को जो है वो मीन पोजीशन से दूर लेके जाती है या फिर बॉडी को मीन पोजीशन के पास लेकर आती है। तो जब यहाँ देखेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो मीन पोजीशन के करीब आएगी, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि बॉडी जो है वो मीन पोजीशन से दूर जाएगी, मीन पोजीशन से दूर जाएगी। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करती है, बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर भी आती है या फिर मीन पोजीशन से दूर लेके जाती है। अब बेटा इसको मतलब समझते हैं कि इसमें किस तरह वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक मैस लिया, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। एक मैस लिया, उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद स्प्रिंग का जो दूसरा एंड था उसको किसी सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया। ये हमारे पास मीन पोजीशन थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जो था वो 0 था क्योंकि बॉडी रेस्ट पर थी और इस पोजीशन पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने मैस पर फोर्स लगाई और उसको एक न्यू पोजीशन पर ले गए जिसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन ए कहा। अब यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन जब हम फोर्स अप्लाई करके बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया एक्सट्रीम पोजीशन ए तक, तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स। अब यही फोर्स जो थी वो बॉडी के अंदर स्टोर होगी एज आ रिस्टोरिंग फोर्स। यही वजह थी जब आपने यहाँ बॉडी को छोड़ा तो बॉडी क्या करेगी, अपने मेन पोजीशन की तरफ जाएगी। अब बॉडी मेन पोजीशन की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि बेटा बॉडी जो है मतलब हर चीज़ खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ बॉडी जो थी वो बिल्कुल स्टेबल थी,
अब आपने क्या किया, फोर्स लगाकर उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब इस बॉडी की कोशिश है कि वो दोबारा अपनी जो है मेन पोजीशन या स्टेबल पोजीशन अटेन कर ले। तो बॉडी क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ तक आएगी। लेकिन आप देखोगे कि बॉडी इस पोजीशन पर आके नहीं रुकेगी, बल्कि क्या होगी, वो आगे एक और पोजीशन बी की तरफ चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, हमने कहा कि हमने जो फोर्स अप्लाई की, जो फोर्स बॉडी को दी, वही फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर स्टोरिंग फोर्स के तौर पे स्टोर हो जाती है, और उसी फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो मेन पोजीशन की तरफ वापस जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो हमने तो यहाँ से यहाँ तक हमने फोर्स दी थी, तो इतनी फोर्स बॉडी के अंदर स्टोर होनी चाहिए, तो इसी फोर्स की बेस पर बॉडी को वापस जाना चाहिए था, यहाँ आके रुक जाना चाहिए था। लेकिन क्या वजह बनी कि बॉडी यहाँ आके नहीं रुकी? उसकी वजह ये है कि बॉडी, जब आपने बॉडी को यहाँ रिलीज़ किया तो बॉडी मेन पोजीशन की तरफ गई और बॉडी यहाँ स्टेबल होना चाह रही थी। लेकिन क्या हुआ कि इनर्शिया ने इसको रुकने नहीं दिया। इनर्शिया क्या कहते हैं कि अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं करती। तो क्या हुआ, बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर आई, लेकिन इनर्शिया ने क्या किया, इसको रुकने नहीं दिया, जिसकी वजह से बॉडी एक और एक्सट्रीम पोजीशन बी पर चली गई, जहाँ जाके स्प्रिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर स्प्रिंग जो है मुकम्मल तौर पर कंप्रेस हो जाता है। लेकिन अब बॉडी जो है वो पोजीशन बी पर भी नहीं रुकेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी, और इसी तरह दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन एक पर चली जाएगी। इसके पीछे रीज़न यही है कि इनर्शिया बॉडी को रुकने नहीं दे रहा। लेकिन आप नोट करोगे कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बॉडी जो है वो बिल्कुल मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगी। अब ये किस वजह से हुआ? देखिए, हमने कहा कि इनर्शिया बॉडी, अगर इनर्शिया कहता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी मूव करती रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अब अगर बॉडी यहाँ आके रुक रही है तो इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ने इसके ऊपर एक्ट किया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन पर आके रुक गई। तो बेटा, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कौन सी हो सकती है? डेफिनेटली एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, बॉडी फर्स्ट टाइम जब जाएगी तो बॉडी के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेगी, जिसकी वजह से वो अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगी। लेकिन बाद में क्या होगा, जब दूसरी दफ़ा आएगी तो वो फिर से एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगी, तो अपनी कुछ एनर्जी उसको देगी, जिसकी वजह से इसकी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी। पहले बॉडी ट्रैवल, मतलब ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके यहाँ तक आई है, तो जब अगली दफ़ा बॉडी जाएगी तो बेटा बॉडी यहाँ आके रुकेगी, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ आके रुकेगी, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ आके रुकेगी। हर दफ़ा क्या होगा, बॉडी अपनी कुछ एनर्जी एयर को देगी ताकि रेजिस्टेंस कम हो सके। तो इसी तरह एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी के पास एनर्जी बहुत कम रह जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन, मतलब अपनी मेन पोजीशन पर आके रुक जाएगी। तो ये तो हो गया कि बॉडी किस तरह मूव कर रही है। अब बात यह है कि वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। देखो बेटा, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। जब बॉडी रेस्ट पर थी तो वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो। फिर आपने इस पर फोर्स अप्लाई की तो बॉडी ने मूव करना शुरू किया, तो बॉडी ने वेलोसिटी गेन की। अब यहाँ इस पोजीशन पर आकर, ए पर आकर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे ही बॉडी पोजीशन ए पर आके रुकी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। पहले ए तक पहुँचने से पहले तक बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई थी। जाहिर सी बात है, उसने ज़ीरो से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ तक आते हुए उसकी वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम हो चुकी थी। लेकिन हमने देखा कि बॉडी, जाहिर सी बात है, जब आपने इसको ए पे ले जाके थोड़ी देर के लिए बॉडी रुकी है, तो जिस टाइम कोई चीज़ रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। एकदम वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो बेटा, जिस वक्त आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ ए तक पहुँचने तक अभी जब तक बॉडी रुकी नहीं थी तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे बॉडी ए पर आके रुकी तो क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। तो वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो अब हम जैसे बॉल पॉइंट को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल पॉइंट जैसे जाते वैसे वापस नहीं आती, वो एक लम्हे के लिए वहाँ रुकते, देखिए फेंक ऊपर रहे हैं तो जब वो भी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ भेजा है इसको, ये नीचे की तरफ आ रही, मतलब एक लम्हे के लिए ये रुकेगी और रुक कर अपनी डायरेक्शन को ये चेंज करेगी। और जिस टाइम बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी तो उस वक्त मतलब हम कहते हैं कि बॉडी एक लम्हे के लिए रुक के और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। जब वेलोसिटी एक मैक्सिमम वेलोसिटी है और साथ ही ज़ीरो वेलोसिटी, एकदम से वेलोसिटी में कितना डिक्रीज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। देखिए, वेलोसिटी यहाँ पे आके ज़ीरो और साथ ही बॉडी ने क्या किया, अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो बेटा, डेफिनेटली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर।
ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर। उसके बाद क्या होगा बेटा, वेलोसिटी यहाँ जीरो थी, अब बॉडी ने क्या किया, अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज होने लगी। मीन पोजीशन की तरफ जाते हुए जाहिर सी बात है, जब बॉडी अपनी स्टेबल पोजीशन पर पहुंचती तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। अभी बॉडी की स्पीड ज़्यादा होने लगी, लेकिन जैसे ही बॉडी अपनी मीन पोजीशन से दूर जाएगी तो स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। और यहाँ पे आके जब बॉडी एक लम्हे के लिए पोजीशन बी पर आके रुकेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी जीरो होने की वजह से अगेन यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन बॉडी, जाहिर सी बात है, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगेन बॉडी इनर्शिया की वजह से वापस मूव कर रही होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा ए पर भी और बी पर भी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो ए और बी पर जीरो होगी, क्योंकि बॉडी एक लम्हे के लिए रुकती है। तो यहाँ भी वेलोसिटी जीरो होगी और यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि बॉडी एक लम्हे के लिए रुकती है। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होगी। लेकिन अगर हम देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मीन पोजीशन पे जाके वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी हमेशा अपनी स्टेबल पोजीशन की तरफ तेज़ी से जाती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी कहाँ, मीन पोजीशन पर। कहाँ होगी, मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी अपनी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, लेकिन मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन इतना चेंज कैसे आता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा वेलोसिटी फिर उसके बाद बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है, जीरो हो जाए। तो इस तरह आते जब ब्रेक लगती है तभी एकदम से वेलोसिटी में चेंज आता है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब इसके अलावा जब बेटा बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी, लेकिन जब बॉडी मीन पोजीशन से अवे जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह जब बॉडी दोबारा फिर मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी, और जब वो मीन पोजीशन से दूर जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा ये तो था वेलोसिटी और उसका हो गया, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि एनर्जी कैसे होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मास सप्लिंग सिस्टम। हमने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ जीरो होगी। देखिए बेटा, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी की बात करते हैं, अगर हम मीन एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी की बात करते हैं तो बेटा यहाँ से यहाँ तक प्लस डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा और यहाँ से यहाँ तक लेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, लेकिन उसको हम माइनस ए कंसिडर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक प्लस ए के लिए और यहाँ से यहाँ तक माइनस ए के लिए। अब यहाँ ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। अब बेटा जब हम मीन पोजीशन से उठा के बॉडी को यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके जाते हैं, तो यहाँ ए पर आके बॉडी एक लम्हे के लिए रुकती है। अगर बॉडी रुक रही है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होगी, क्योंकि बॉडी रुक गई है। तो पोजीशन इन्वॉल्व होगी, तो पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो क्या होगी, मैक्सिमम। ओके, लेकिन अगर मीन पोजीशन की बात करते हैं, अब जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो बेटा क्या होगा, बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में जब बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पर पहुँचेगी तो मीन पोजीशन पर बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी, तो इसकी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब उसके बाद अगेन इनर्शिया की वजह से बॉडी आगे की तरफ जाएगी, तो अब क्या होगा, बॉडी अगेन अब उसकी स्पीड स्लो होने लग जाएगी, क्योंकि बॉडी अगेन पोजीशन बी पर जाके रुकती है। तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने लग जाएगी, और इस पोजीशन पर आकर अगेन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब बेटा इसके साथ ये आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।